नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज के हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे विद्युत सेल। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत सेल। तो यहाँ से हम पता करेंगे कि जो ये विद्युत सेल है इसको कि एक तो ये है क्या और इसकी बनावट क्या है, वो सारी चीजें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो जो विद्युत सेल है वो एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा या स्थायी धारा किसी परिपथ में बनाए रखती है। क्या रखती है इसमें लिखते हैं, अगर डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है तो देना वह युक्ति जो किसी परिपथ में स्थायी धारा प्रवाहित कराती हो। क्या कहलाती है? विद्युत सेल कहलाती है। दूसरी तरीका है कि विद्युत सेल में एक तो ये मतलब एक तरह से डेफिनेशन हो गई, या फिर इसके बोलते हैं कि वो उसका मतलब क्या होता है। और दूसरा ये होता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इसका दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम बात करें विद्युत सेल के बनावट की। तो अब यहाँ पे जो हमारा इसी का जो छोटा सा टॉपिक है वो है बनावट। तो अगर हम बनावट की बात करें तो इस तरीके से कोई पात्र है, उस पात्र के अंदर विद्युत अपघट्य है, मतलब कि विद्युत अपघट्य है, तो उस पात्र में हमने किसको रख दिया? विद्युत अपघट्य को रख दिया। और जब विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो हमारा ये कौन सा हो गया? विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में हम दो इलेक्ट्रोडों को डुबोते हैं। एक इलेक्ट्रोड हमने ये डुबो दी और दूसरे इलेक्ट्रोड हमने ये डुबो दी। अब एक को तो बोल देंगे एनोड, ठीक है, इसको बोल देंगे एनोड अगर हम हिंदी में लिखें इस तरीके से, और दूसरे क्या बोलेंगे? कैथोड। कैथोड मतलब जिसमें ऋणात्मक आवेश हो, इस पर तो कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। तो इसको हिंदी में अगर लिखे तो वैसे कैथोड ही लिखते हैं उसको भी। ठीक है, ये कैथोड है, ये क्या हो गई? एनोड हो गई। अब क्या करते हैं, इसके मध्य कोई प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें। सबसे पहले आपको लिखना है कि हम एक पात्र लेते हैं, उसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरते हैं। विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। इलेक्ट्रोड किससे जुड़े होते हैं? प्रतिरोध से जुड़े होते हैं। तो ये सब आप लिख दोगे। आपको पहला पॉइंट ये लिखना है, दूसरा पॉइंट इसका लिखना है, तीसरा पॉइंट इसका लिखना है। ठीक है, इसमें एक जो रोड होती है वो एनोड होती है, दूसरी क्या होती है? कैथोड होती है। ठीक है, अब यहाँ से जुड़ी हुई कुछ 3-4 चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम उनकी बात करें तो वो चीजें क्या हो सकती है अपने यहाँ पर? ये तो पता है कि एक ऐसी युक्ति जो स्थायी धारा को बनाए रखती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे इसकी कुछ जो पहली टर्म्स है, जो इंपॉर्टेंट पहली टर्म्स है उसके लिए बात करें तो वो है कि इसका EMF क्या होता है? विद्युत वाहक बल। इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। अब समझ रहे मेरी बात ध्यान से? विद्युत वाहक बल, जैसे नाम से पता है कि विद्युत वाहक बल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ये इसमें बल नहीं होता, इसके कुछ इतिहास के कारण थे जिनकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? विद्युत वाहक बल। एक्चुअल में काम वही करता है, लेकिन इसको बल नहीं कह सकते अपन। ये एक तरह से विभव होता है, इसको बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ खुला हो, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं हो, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह आप ये लिख सकते हो सिरों के मध्य, सिरों, सेल के सिरों के मध्य, है ना,
शेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन मत बोलना इसको, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से प्रदर्शित किया जाता है। समझ आ गया? ठीक है। अब इसी के साथ में हमारा दूसरा भी है। अब इसके बाद आता है हमारा टर्मिनल वोल्ट का जो दूसरा टॉपिक है वो है टर्मिनल वोल्ट का। इसको हिंदी में इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, वोल्ट था। वहां वोल्टेज बोल देंगे, यहाँ क्या बोल देंगे? वोल्टेज। अब जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, यहाँ तो क्या था? धारा का प्रवाह नहीं था। जब किसी परिपथ में, और वो भी मोस्टली बाह्य परिपथ में, जब बाह्य परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो उसके मध्य जो विभवांतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह होने पर उत्पन्न सिरों के मध्य विभवांतर, ये भी विभवांतर ही है। विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। समझ आ गया? तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टता क्या है। तो इसको लेते हैं, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसको V से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से प्रदर्शित किया जाता है। अब मेरी बात सुनना, अगर ये परिपथ ओपन है, तो यहाँ के मध्य जो विभवांतर होगा वो तो होगा विद्युत वाहक बल, उसको E बोल देते हैं। और अपने जो मतलब दोनों टर्मिनल के जो बाहर, मतलब कहने का मतलब ये है, जो इसमें अगर परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है किसी विभवांतर के कारण होती है, तो जो विभवांतर, जब धारा प्रवाह पर जो विभवांतर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि जब उन दोनों के बीच में जो सर्किट है हमारा जो ओपन है, कहने का मतलब हमारा जो परिपथ है वो ओपन है, तो उस कंडीशन में जब परिपथ आपका ओपन हो तो उस कंडीशन में हम एक बात कह सकते हैं कि सर जब परिपथ ओपन हो तो जो विभवांतर का मान अधिक होता है, और जब धारा का प्रवाह होता है तो इससे इसका मान कुछ घट जाता है, मतलब थोड़ा क्या जाती है? कमी आ जाती है। अब वो थोड़ी कमी क्यों आती है? ध्यान से देखो, जब यहाँ पर इसके मध्य जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, इसका मतलब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थानांतरित होगा तो विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या होता है कि कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। क्या होता है? कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है जो उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है। क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। तो हमारा जो थर्ड टर्म्स है हम उसके लिए बात करें तो वो है आपका आंतरिक प्रतिरोध। तो अब यहाँ से समझ आ जाएगा आपको आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पर लिख देना विद्युत धारा में विद्युत अपघट्य पदार्थ के कारण उत्पन्न बाधा आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। कब? मेरी बात मैंने फिर से कहा है कि E और V में अंतर होगा, वो अंतर किसकी वजह से आएगा? आंतरिक प्रतिरोध की वजह से आएगा। किसके कारण आएगा? आंतरिक प्रतिरोध का आएगा। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से कम होता है, जो आंतरिक प्रतिरोध तथा प्रवाहित धारा के गुणन के बराबर होता है। गुणन के बराबर होता है। ठीक है, लिख दिया आपने ये। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं
E माइनस V इक्वल्स टू I स्मॉल r। समझ आ गया ये? अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो समझो कि ये बहुत काम का है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और बात करें इसके बारे में तो अपन इसको चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा V होता है वो क्या होता है I R कैपिटल R, क्योंकि ये जो हमारा कैपिटल R जो अब जो हमारा V होगा वो इस परिपथ में होगा जो ये बाहर का परिपथ है। इसका मतलब इसमें प्रतिरोध क्या होता है R और धारा, तो दो सब में क्या है पूरे पूरे में कैपिटल I है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगर मैं लिखूं तो E माइनस आई आर इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से अपन किसका कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से अपन कुछ चीजें हैं जो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको देखो ध्यान से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर E की बात करें तो आई आर प्लस आई आर E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई आर प्लस कैपिटल R, ठीक है। ये हो गया आपका विद्युत भागफल। अगर मैं यहाँ से I कैलकुलेट करूँ तो अपन ये भी कर सकते हैं E अपॉन R प्लस कैपिटल R। ये क्या हो गया आपका धारा हो गई, ये आपका विद्युत भागफल हो गया। अगर मैं यहाँ से V निकालने की कोशिश करूँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E माइनस आई आर, ठीक है। ये क्या हो गया टर्मिनल वोल्ट का, ये क्या हो गया विद्युत भागफल और ये क्या हो गया विद्युत धारा। किसी सेल में जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसका फॉर्मूला ये तीन फॉर्मूले बनते हैं यहाँ से, इन तीनों फॉर्मूले इससे बनते हैं, ठीक है। इसमें ओम का नियम अपन ये लगा देंगे। तीनों फॉर्मूले से एक फॉर्मूला हमें यूज करना है, या तो न्यूमेरिकल आ सकता है, अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आता है तो भी हम इसका जो उपयोग है वो कई बार हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये फटाफट आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो यहाँ से आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि दो कंडीशन होती है जो हमारा, इसके बाद हम लिख लेना, ये लिख लिया वो तो आपने, या वीडियो पुस्तक में लिख लेना। अब इससे मैं आगे बात बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, वो बहुत काम की है। पहले तो हम बात करते हैं इसका जो प्रतीक क्या होता है, इस सेल का प्रतीक क्या है। तो सेल का प्रतीक हम पढ़ेंगे तो वहां से सेल के प्रतीक के बारे में स्टडी करेंगे। सेल का जो प्रतीक है, कहना प्रतीक का मतलब होता है इंग्लिश में सिंबल। अगर हम सिंबल की बात करें तो ये किसका सिंबल होता है, सेल का सिंबल होता है, ठीक है। किसका सिंबल होता है, ये इसको बोलते हैं सेल। अब ये दो कारण होता है, जब सेल चार्जिंग हो रहा हो, चार्जिंग में जुड़ा हो तो अब सिंबल क्या बनेगा, जब चार्जिंग में जुड़ा हो तो जो हमारी बैटरी है, जो मतलब सेल है, मतलब इस तरीके से है, तो उसमें ये करंट का प्रभाव होता है, इसका ये प्लस है ये माइनस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ना वो क्या देता है, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। क्या होता है, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर, ठीक है। और जब डिस्चार्ज हो, जब सेल डिस्चार्ज हो तो क्या हो जाता है, फिर इसके अंदर प्लस से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी। इसका मतलब अब जो I का दिशा होगी वो ये होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है। चार्जिंग में तो आता है प्लस, ये वाली चार्जिंग में तो क्या आता है प्लस, और इसमें क्या आता है माइनस। समझ आ गया, ये चीज बहुत विशेषकर ध्यान रखना कि अगर कोई किसी बैटरी सेल को चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए इक्वेशन ये आ जाएगी, और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपना V प्लस E आ रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में तो क्या होता है, पोटेंशियल ज्यादा है और E कम है, और इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कम है और क्या है, E ज्यादा है। तो ये सिचुएशन पे आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि जब ये चार्ज होगा तो ये सिचुएशन होगी, और जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये। अब हम बात करते हैं सेलों का संयोजन। ये हमारे जो सेल हैं उनका कितना संयोजन है, दो तरीके से, एक तो अपना है श्रेणीकरण, दूसरा कौन सा है, समांतरकरण। देखो भाई, हमने प्रतिरोधों का श्रेणीकरण पढ़ लिया है, और उसके साथ हमने जो कैपेसिटेंस था, संधारित्र था, उसका भी श्रेणीक्रम और समांतरक्रम पढ़ लिया है। अब किसका पढ़ेंगे, सेलों का संयोजन। तो अपना अगला टॉपिक क्या है, सेलों का संयोजन, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेलों का संयोजन। तो ये कितना संयोजन होता है, फर्स्ट होता है श्रेणीक्रम। तो हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, श्रेणीक्रम, ठीक है, श्रेणीक्रम संयोजन। अब देखना श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, ये सेल है और ये आंतरिक प्रतिरोध है, एक सेल तो ये हो गया। अब दूसरे सेल को हम इस तरीके से जोड़े, यहाँ पर ये सेल है और इसका ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, ये हो गया अपना E2 और ये हो गया अपना E1, ये प्लस ये माइनस, ये
प्लस और ये क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर एक तो बाह्य सर्किट मतलब प्रतिरोध से जोड़ना पड़ेगा तभी तो भाई, और प्रतिरोध होता है एक तरह से लोड का काम करता है। ये किसका काम करता है? लोड का काम करता है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल R। इसमें धारा का प्रवाह क्या है? I। अब सिंपल है, देखो यहाँ पर अगर इसका विभव अलग है, इसका विभव एक समान नहीं होगा क्योंकि धारा एक समान है, विभव दोनों में क्या होगा अलग अलग होगा। तो मैं अगर लिखूं तो प्रथम सेल में विभवांतर वो किसके बराबर था? टर्मिनल वोल्ट था। वो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू E माइनस IR। इक्वेशन E माइनस IR क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, ये लोड से जुड़ेगा तो धारा लगातार प्रवाहित होती रहेगी, तो बैटरी ये दोनों जो सेल है वो क्या होते रहेंगे? डिस्चार्ज होते रहेंगे। तो इक्वेशन आ गया अपनी ये। अब 1 की बात करें अपन तो V1 E1 और I में चेंज नहीं होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम बात करेंगे इसके लिए द्वितीय के लिए, दूसरे के लिए, तो दूसरे सेल में विभवांतर क्या हो जाएगा? V2 इक्वल्स टू E2 माइनस IR, इक्वेशन नंबर 2। अब कुल विभव क्या होगा वो देखो, कुल विभव की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? कुल विभव उसको बोलते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब V1 देखो क्या है? V1 की वैल्यू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ठीक है, इसको अलग कर लो तो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और माइनस IR1, I को बाहर ले लो यहाँ से तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को क्या बोल दूं? E इक्विवेलेंट, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट माइनस I इसको बोल दूं R इक्विवेलेंट। तो यहाँ लिख देना E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और ये आगे हो सकता है मतलब इसको, और 4 मतलब N सेलों के लिए, मतलब सेलों के लिए ये क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 प्लस EN। ठीक है, और सिमिलरली एक तो ये हो गया अपना, और दूसरा क्या हो गया? ये हो गया R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो रहा है? R1 प्लस R2 और N सेलों के लिए, मतलब नंबर ऑफ सेल क्या हो? N हो। ये दो है अपने पास, 3 4 5 6 कितने हो सकते हैं, तो N सेलों के लिए क्या हो जाएगा आपका? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 प्लस RN। तो ये अपना क्या आ गया? इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट, और जो लास्ट आंसर आता है आपका वो ये आ गया। ठीक है, ये तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं? जब हमारा जो सेल है वो किस श्रेणी क्रम में जुड़े हो, किस क्रम में जुड़े हो? श्रेणी क्रम में जुड़े हो। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, अगर हम उनके लिए बात करें तो ये आपको दिख रहा है। अगर इसमें से कुछ आपको कॉपी करना है तो फिर आपको कॉपी कर लेना है ना, और अगर आप ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसको वीडियो को पुश करके कर लेना है। अब हम बात करें, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो ध्यान से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर अपन E1 प्लस E2 प्लस EN ये सारे एक समान करते हैं, यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल एक समान हो, मतलब कि सभी N सेलों का, यहाँ ध्यान रखना, N ध्यान रखना, समान हो तो क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NE। भाई देखो E1 प्लस 2 मतलब 1 2 3 ऐसे जोड़ते जाएंगे, क्या हो जाएगा? NE और यदि आंतरिक प्रतिरोध भी एक समान हो तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NR। कैसे हो गया भाई? देखो ये R1 रखेंगे, AR 2 3 तो 2R 3R 4R 5R 6R कब तक? NR तक। तो क्या हो जाएगा? NR। तो अब वहां से क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू NE माइनस INR। तो यहाँ से N कॉमन, V इक्वल्स टू तो क्या बचता है? E माइनस IR। तो यहाँ से एक हमारा नया जो डेरिवेशन है, एक तरह से नई जो थिंग्स है वो भी यहाँ से क्या हो सकती है? कैलकुलेट हो सकती है, जब कंडीशन दोनों ये हो। एक पॉइंट का अपना ये हो गया।
ठीक है, इसको हमने मान लिया, एक पॉइंट दिया हो गया। अब दूसरा है कि इसके अंदर जो विभव है दोनों सेलों के अंदर वो अलग अलग हो सकता है, और जो इनका कुल विभव होगा वो दोनों के क्या होगा, वो जोड़ के बराबर होगा। किसका होगा, दोनों के विभवांतर के जोड़ के बराबर होगा। तो कुछ इस तरीके से जो इससे इंपॉर्टेंट चीजें थी। और यहाँ एक चीज और है, देखो अगर यहाँ आई वैल्यू निकाले, इससे भी अगर आई आपसे आई पूछ ले इलेक्ट्रिक करंट बताओ, तो यहाँ से आई निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, V माइनस ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट, यही होगा ना भाई। माइनस ये इधर चला गया तो V माइनस, तो ये माइनस तो जब ये हो जाएगा अपन इसको कॉमन लेंगे। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो है ही। इसके अलावा अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए अपन यहाँ से, तो कई बुक में कई बार ये भी पूछा होता है। देखो तो यहाँ से ये इधर गया तो माइनस, तो V माइनस ई इक्वलेंट, और यहाँ पे माइनस बचता है, तो ये इक्वल्स टू माइनस आई बचा, और यहाँ पे क्या जाएगा आर इक्वलेंट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज करूँ, तो यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा ये और लिख सकते हैं इस तरीके से कि माइनस कॉमन हटा दो, तो माइनस इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, ई इक्वलेंट प्लस और माइनस वी अपॉन आर इक्वलेंट। अगर आप v इक्वल्स टू आई आर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर, यही होगा ना भाई, आई आर अपॉन आर इक्वलेंट। अब इसको अपन आई को भी यहाँ से हटाना चाहें तो या तो फिर आप ऐसा करोगे यहीं पर पुट कर दो, यहीं पर पुट कर दो, तो अपन यहीं पुट करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, तो यहाँ पर रख दिया अपन आई आर इक्वल्स टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, तो इसको इधर ले जाओ तो आई आर प्लस, ये सिंपल हो गया ना अपना, आर इक्वलेंट इक्वल्स टू ई इक्वलेंट। अब यहाँ से आई कॉमन तो क्या बचता है, आर प्लस आर इक्वलेंट इक्वल्स टू ई इक्वलेंट, तो यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या जाएगा, ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर अपन निकालना चाहें तो ये तो एन ई हो गया, ये एन आर हो गया, तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ये आपका इसके बाद सोल्व करोगे तो ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बात करते हैं अगला समांतर क्रम संयोजन। तो ये तो हो गया अपना श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, क्या हो गया ये श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम किसकी बात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा वो अब देखने वाली बात है। तो उसके अंदर किस तरीके से हम क्या करेंगे तो वो चीज अब यहाँ से स्टडी करेंगे। तो अभी हमारा जो अगला है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, देखो भाई इस समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, हमारा एक ये आंतरिक प्रतिरोध है, इसको यहाँ पे हमने दूसरी बैटरी से जोड़ दिया और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ये है। इन दोनों को भी हमने एक कैपिटल आर प्रतिरोध से जोड़ दिया। ठीक है, इसको बोल दिया E1, ये हो गया R1, इसको बोल दिया E2, ये हो गया अपना R2। इसके अंदर जो धारा का प्रवाह होगा प्लस इधर है, इधर हो जाएगा I1, इधर हो जाएगा तो I2, और दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगी I। यहाँ पर हमें क्या निकालते हैं कैपिटल आर। अब वो ये प्रथम सेल के, अब यहाँ पे प्रथम सेल के धारा आएगी, क्यों भाई, क्योंकि I1 प्लस I2 किससे बराबर होती है I। तो प्रथम सेल के लिए धारा, तो हम प्रथम सेल के लिए धारा निकालें तो क्या हो जाएगी I1 इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या होता है V इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है, यहाँ से I निकालो, तो यहाँ से अगर I निकालते हो आप तो इजी है। देखो अब इसमें वैल्यू रख लिया I की यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा IR, इसको उधर लेंगे प्लस तो E माइनस V, ये होगा ना। और अगर I निकालते हैं तो क्या हो जाएगा E माइनस V अपॉन R। यही तो होता है ना भाई, देखो ना यही होता है मेरे हिसाब से होता है ना, बाकी और आप देख लेना, समझदार हो तो समझ जाएगा। I1 की बात करें तो E1 माइनस V में कोई चेंज नहीं होगा, R1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम किसके लिए बात करें, द्वितीय के लिए बात करें, द्वितीय के लिए क्या हो जाता है वो अब देखो यहाँ फटाफट। I2 इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर दोनों धाराओं क्या हो जाएगा, कुल धारा, कुल प्रवाहित धारा। अगर हम कुल प्रवाहित धारा की बात करें तो यहाँ पर जो प्रवाहित धारा है वो क्या हो जाएगी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू रखो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर। तो अपन यहाँ I1 और I2 वैल्यू रख ली। अब यहाँ पर सिंपल इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इन दोनों से बात करें तो अपन को यहाँ दोनों से निकाले तो R1
कैंसिल हो जाएगा, R2 निकल जाएगा, यहाँ देखो R2 क्या हो जाएगा E1 माइनस R2V, मैंने सॉल्व कर लिया भाई, यहाँ पे ये E1 है, ठीक है, और ये भी क्या है यहाँ पर E2 है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 को भाग दिया तो R2 से डिवाइड हो गया, और फिर ये प्लस यहाँ देखो R1 E2 माइनस R1V, ये हो गया ना। अब यहाँ देखो सॉल्व करके अगर अपन निकालना चाहें तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है, अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो आपको देखना होगा। तो उसके लिए अपन देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा R2 E1 माइनस R2V प्लस R1 E2 माइनस R1V अपॉन R1 R2। अब देखो जो V की टर्म्स है उनको अलग कर लो और जो E की टर्म्स है अलग कर लो, तो यहाँ से निकालते हैं I इक्वल्स टू, अगर E1 देखें तो E1 E2 है, यहाँ पर R2 R1 है, और अगर हम दूसरे टर्म्स को देखें तो यहाँ पर V है, तो यहाँ से V कॉमन आ जाएगा। अगर हम बात करें E1 R2 और प्लस E2 R1 है ना, और यहाँ से देखें दोनों से माइनस है तो ये माइनस V कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। और इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं I इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं I इक्वल्स टू, इसको अलग कर लो इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R1 R2। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब जो अपना ये जो पूरा टर्म्स होता है इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट माइनस V, और इसको बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और जो अपना R इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। इन दोनों को अपन रखेंगे इसके नीचे तो अपना फाइनल आंसर ये बन जाता है। अब इसमें जिस तरीके से हमने लास्ट में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम उनके लिए बात करें, तो वो वैल्यूज आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो अपना वो आंसर भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ समझ लेना बस इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें दोनों धाराओं क्या होता है मान अलग अलग होता है, तो उस तरीके से हम इसकी जो धारा है उनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा, कि कोई सेल किसी पर्टिकुलर उसको ऊर्जा देता है, किसको, कोई परिपथ को, तो उसके अंदर जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है उसके बारे में बात करें तो हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या हो सकती है वो ऊर्जा। तो उसके लिए देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है हम उसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अभी विद्युत ऊर्जा, तो अपना टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा। क्या है विद्युत ऊर्जा। अब ध्यान से देखो विद्युत ऊर्जा क्या होती है। किसी परिपथ में सेल द्वारा दिए गया या सेल द्वारा किए गया कुल कार्य क्या कहलाता है, विद्युत सेल का ऊर्जा कहलाता है। अगर हम यहाँ से परिभाषा है तो आपके सामने दिख रही होगी, किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के लिए किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा, जिसको हम W से यहाँ से किससे प्रदर्शित करेंगे, W से करेंगे तो W इक्वल्स टू क्या होता है Q डॉट V, V इक्वल्स टू W अपन क्यों पढ़ा था। अब यहाँ से हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है IT और V इक्वल्स टू क्या होता है IR, दोनों के वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा IT मल्टीप्लाई बाय IR, इसको क्या बोल देंगे I स्क्वायर RD, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर RD, ये क्या हो गया आपकी विद्युत ऊर्जा हो गई। क्या हो गई, विद्युत ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। अब इसका अपन जो मात्रक है वो है जूल। क्या है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, इसका वर्ग का क्या होता है जूल है। क्या होता है जूल होता है, इसका मात्रक क्या है यहाँ पर जूल है। और जूल को हम दूसरे शब्दों में अगर लिखना चाहें तो वो होती है, बोलो भाई क्या होती है, वाट इंटू सेकेंड। क्या होती है, वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। और आगे कुछ चीजें दिख रही होंगी आपको स्क्रीन पर, वो है आपकी विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा या kWh। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOTU ने विद्युत यूनिट भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? विद्युत यूनिट बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये जरूर पढ़ लेना। और एक रिलेशन है कि 1 विद्युत यूनिट में क्या होता है, 1 kWh होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, और फिर किलोवाट में बदलते हैं वाट में तो 1000, और 1 घंटे बोलते हैं 36 सेकंड। सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 3.6 इंटू 10⁶ वॉट इंटू सेकंड या जूल। अगर आपसे कोई ना कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होती है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁶ वॉट इंटू सेकंड या जूल। ठीक है। उसके अलावा एक हमारे यहाँ पर है जूल के नियम। जो हमारा जूल का नियम उसके लिए बात करें तो वो होता है W=JH। क्या होता है? W=JH। अब जो H है ना उसी को अपन बोलते हैं जूल का नियम। ठीक है। अब W की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, W की I²RT अपॉन क्या हो जाएगा, J। तो H क्या हो जाएगा, I²RT अपॉन J। ठीक है। ये हमारा कौन सा रूल होता है, जूल का रूल होता है। इसमें भी देखो आप कि H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा, J क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक द्रव्यमान। ठीक है। और J की जो वैल्यू होती है वो 4.2 जूल पर कैलोरी होती है। अपना जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति। क्या है अपना अगला टॉपिक? विद्युत शक्ति। तो अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति का। तो जो विद्युत शक्ति है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सीधी सी बात करें, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति देखो ध्यान से, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है W/T, या हम बोल सकते हैं कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। मतलब विद्युत कार्य, मतलब विद्युत के अंदर जो आवेश को ले जाने का जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। इसलिए किसी भी परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। W को पढ़ रखा हमने I²RT होता है अपॉन T, तो T से T कैंसिल, तो P क्या होता है I²R। अब यहाँ पर I की वैल्यू रख सकते हैं अपन, V IR होता है, अगर चाहे अपन तो I की वैल्यू रख सकते हैं, क्या होती है V IR आपने पढ़ा है, तो V अपॉन IR हो जाएगा, I की वैल्यू I का स्क्वायर है, तो V² अपॉन R² अपॉन मल्टीप्लाई बाय R, तो एक R से कैंसिल, तो अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या, P V² अपॉन R, क्या बोल सकते हैं P V² अपॉन R। एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी विद्युत संचरण लाइन में जो हमारे आवेश का मान होता है या फिर जो उसमें विद्युत हानि होती है, अगर उसको कम करना है तो उसका प्रतिरोध कम करना होता है। ठीक है। प्रतिरोध कम कैसे होगा, उसका तापमान को स्थिर रखकर, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो वहां पर जो उसका पावर लॉस है वो भी बढ़ जाता है। तो वो पावर लॉस का जो फॉर्मूला है वो भी यही होता है कि I²RT, मतलब कितने प्रतिरोध में कितनी पावर का लॉस हो रहा है, तो वो भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे चैप्टर नंबर 5 में बस आज इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पूरे 5 चैप्टर अब तक आपने पढ़ लिए होंगे जब इस लेक्चर को आप पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोग अपने प्रयास को जारी रखते हो तो मेरा प्रयास भी आपके लिए पूरी तरीके से जारी रहेगा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।